इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है? कैसे शुरू करनी चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर चैनल में आपका स्वागत है। शायद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको रेकमेंड किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, मगर आपको ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर चैनल में हमारा लक्ष्य है कि हम आइडियल वेट को मेंटेन करें, क्रॉनिक मेटाबॉलिक इलनेसेस को हम रिवर्स करें, क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को हम कम करें, हेल्दी फील करें, एनर्जेटिक फील करें और अपनी बॉडी को अपने एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स के साथ हार्मनी में लाएं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, क्योंकि मैं अपने खुद के इंटरमिटेंट फास्टिंग स्केड्यूल और एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अनेक टाइप्स होते हैं। मैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करता हूं, मगर आपकी कन्वीनियंस और सर्कमस्टांस के हिसाब से हो सकता है कि कोई और स्केड्यूल आपको ज़्यादा अच्छा लगे। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न्स होते हैं उनमें एक होता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, दूसरा होता है मॉडिफाइड रेजिमेन और तीसरा है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। रिलीजियस फास्टिंग भी होता है जो ज़्यादातर स्पोरेडिक होते हैं। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में लोग एक दिन फास्टिंग करते हैं और अगले दिन नॉर्मल की तरह खाते हैं। एक दिन नॉर्मल, अगले दिन फास्टिंग। मॉडिफाइड फास्टिंग स्केड्यूल में लोग एक 5 to 2 डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें वो वीक में 2 दिन फास्टिंग करेंगे जो नॉन कंसेक्यूटिव डेज हैं, और बाकी दिन 5 दिन वो नॉर्मली खाएंगे। जो फास्टिंग है उसमें हो सकता है कि कैलोरीज बिल्कुल ना हो, और ऐसे स्केड्यूल्स भी हैं जिसमें वो रिड्यूस करते हैं, जैसे कि 25% रिडक्शन। ऐसे भी लोग हैं जो लंबे फास्ट करते हैं, मगर एज ए फिजिशियन मैं रेकमेंड करता हूं कि लॉन्गर फास्ट जो है सुपरविजन के अंडर ही होने चाहिए। जो रजीम मैं फॉलो करता हूं, वो ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूं, वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। इसमें आपको रोज़ या मोस्ट डेज फॉलो करना होता है, और आपका एक ईटिंग विंडो होगा और एक फास्टिंग विंडो होगा हर एक दिन, डिपेंडिंग कि आपको कितना एक्सट्रीम फास्ट करना है। आपका फीडिंग विंडो लंबा हो सकता है, जैसे कि 8 घंटे, या 1 घंटे जितना छोटा भी हो सकता है। सबसे कॉमन जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग का पैटर्न है उसको बोलते हैं 16-8, जिसका मतलब है कि आप 16 घंटे तक फास्टिंग करेंगे और सिर्फ 8 घंटे के विंडो में आप जो भी खाना है उसको खाएंगे। मैं खुद एक 18-6 का रिजीम फॉलो करता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-4 का पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 23-1 का पैटर्न फॉलो करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड OMAD, 1 मील अ डे रेजिमेन। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पैटर्न में आप कितने लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आप अपना फास्टिंग विंडो को भी लंबा कर पाओगे। ये भी है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी सेहत का क्या स्टेट है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने फास्टिंग जर्नी में कहाँ पे हो। जैसे कि मेरा एग्जांपल ले तो मैं थोड़ा बेली फैट को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा विंडो है 6 घंटे खाना और 18 घंटे के लिए फास्टिंग करना। एक बार मैं अपने एम्स को अचीव कर लूँ, जो है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में जो मेरा वज़न था लगभग 20-25 साल पहले, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। एक बार मैं वहाँ पे पहुँच गया तो शायद मैं स्लो डाउन कर दूँगा कि 16 घंटे का फास्टिंग विंडो और 8 घंटे का फीडिंग विंडो। ऐसे भी लोग होंगे जिनकी फिटनेस बहुत सही नहीं है, शायद उनको प्री डायबिटीज़ हो या उनको फैटी लिवर हो। ऐसे में उनको शायद ज़्यादा लंबी फास्टिंग करनी चाहिए, और वो शायद टाइम के साथ जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे अपने ईटिंग विंडो को 4 घंटे या इवन 1 घंटे तक ले आएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना लंबा फास्टिंग विंडो होता है वो जबकि मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए, मगर जो बेनिफिट्स
हैं वो जल्दी आपको प्राप्त होंगे अगर फास्टिंग विंडो लंबा है। मगर बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा और मुश्किल होता है, इसलिए आपको स्लोली टाइम के साथ ओवर सेवरल वीक्स अपना फास्टिंग विंडो लेंथन करना चाहिए। उदाहरण के तौर से जो लोग ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं वो नॉर्मली खाएंगे एक दिन और फिर अगले दिन शायद वो 25% ही कैलोरी इंटेक करें और फिर डे 3 पे वो नॉर्मल जैसे खाएंगे। जो लोग टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं उनका फास्टिंग विंडो 16 से लेकर 20 घंटे या कुछ लोगों में इवन 23 घंटे तक हो सकता है, और उनका फीडिंग विंडो 4 से 8 घंटे और कुछ केसेस में सिर्फ 1 घंटे तक भी हो सकता है, जिसको हम OMAD 1 मील अ डे टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग प्लान बोलते हैं। रिलीजियस फास्टिंग थोड़ा स्पोरेडिक होता है और उनके अलग अलग रूल्स होते हैं रिलीजन के हिसाब से। डिपेंडिंग और आपको किस टाइम फास्टिंग करनी है वो रियली आपके अपने लाइफस्टाइल और आपके अपने कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। जनरली स्पीकिंग आपको सोने से कई घंटे पहले तक खाना नहीं खाना चाहिए, सो इट मेक्स सेंस कि डिनर को आप जितना आगे ला सको उतना आप कर लो। ऑन द अदर हैंड ये भी है कि ज़्यादातर लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो ज़्यादा भूख नहीं लगती, अगर आप एक कप कॉफ़ी ही पी लें उससे भी ज़्यादातर लोगों का काम हो जाता है। इसलिए ये भी इजी है कि आप अपने ब्रेकफास्ट को जितना हो सके दिन में आगे जाके ले जाएं। इससे आपका फास्टिंग विंडो जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। मैं इस वीडियो में अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। मगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी भी क्यों चाहिए? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, ट्रायल्स हैं, साइंटिफिक एविडेंस है इसके लिए। मगर अगर मैं आपको उदाहरण के तौर से सिर्फ एक स्टडी दिखाऊं जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी, पीयर रिव्यूड, इसमें दिखाया गया कि एक्यूमुलेटिंग एविडेंस है कि जो लोग 6 घंटे के लिए खाते हैं और फास्टिंग करते हैं 18 घंटे के लिए, उनमें एक मेटाबॉलिक स्विच हो जाता है ग्लूकोज बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन से कीटोन बेस्ड एनर्जी में, जिसका असर ये होता है कि आप स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाएंगे, आपकी आयु बढ़ेगी और डायबिटीज़ की इंसिडेंस भी कम होगी, और इसके साथ कैंसर और ओबेसिटी भी कम होगा। इसलिए अगर आपको कोई कहे कि आप क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, आप कहें कि मेरी आयु बढ़ेगी, वज़न कम होगा, इंसिडेंस ऑफ कैंसर भी कम होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी कम होगी, और ये इसलिए एक अच्छा आइडिया है। मेरी अपनी स्टोरी ये है कि मैं 40s में हूँ, मेरे बहुत एक्सीलेंट जेनेटिक्स नहीं है। मेरे फादर जो है मेरी अपनी आयु में टाइप 2 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो चुके थे, जबकि वो हाफ मैराथन रनर थे। उनका 26 इंच का वेस्ट सर्कमफ्रेंस था, उसके बावजूद भी उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया। पिछले क्रिसमस हमने एक एक्सीलेंट हॉलिडे किया डोमिनिकन रिपब्लिक में, खूब सारा खाना खाया, काफ़ी बैठे और एज एक्सपेक्टेड वज़न बढ़ गया। जब वापस हम प्लेन में थे तो हमको कोविड-19 भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसका मतलब कि लगभग 1 वीक के लिए हम बेड में लेट रहे थे, खाना ज़्यादा खा रहे थे, और इसके वजह से मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया। मेरा जो वज़न उस टाइम पे हो गया था वो मेरे लिए एक नया रिकॉर्ड था। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और 84 किलोग्राम मेरे लिए एक नया रिकॉर्ड था। मैं जानता था कि मेरे जेनेटिक्स के साथ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इससे आगे मुझे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनफैक्ट पिछले साल जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें एक बहुत ही हल्का हिंट था कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आगे जाके हो सकती हैं, और मुझे तो इनफैक्ट डर लग रहा था कि मैं दूसरा ब्लड टेस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि मेरा वज़न इतना बढ़ चुका था। मुझे पता था कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे और मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने वज़न के बारे में। इसलिए मैंने डॉक्टर जेसन फंग की किताब पढ़ी ओबेसिटी कोड, और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्या गलतियां कर रहा था। कुछ हद तक इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं कुछ टाइम से कर रहा था, मगर जो मैं गलतियां कर रहा था ये थी कि मैं चीटिंग कर रहा था, बीच में स्नैकिंग कर रहा था। अगर मेरी वाइफ ने मुझे कुछ कहा कि बच्चों का बचा हुआ खाना खा लो तो मैं उसको खा लेता। अगर मेरी वाइफ ने कुछ फ्रूट काटा, सैलड बनाया या एक हेल्दी स्मूदी बनाए तो मैं उसको खा लेता,
ये सोचते हुए कि फ्रूट है मेरे लिए हेल्दी है तो मैं खा लूँ, मगर मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मेरे हॉर्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो रहा था इस तरह की चीटिंग करके, और मैं अपने मेटाबॉलिक हेल्थ टारगेट्स पे नहीं रीच कर पा रहा था। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। इंसुलिन एक हार्मोन है और जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका एक पीक होता है और फिर नीचे जाता है। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहेंगे तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट बन जाएगी। जैसे कि अगर बाहर एक घंटी बज रही हो, पहले कुछ घंटे तो आपको इरिटेशन होगा, कुछ टाइम के बाद आपके कान उसको सुनना बंद कर देंगे, आप रेजिस्टेंट हो जाएंगे उस आवाज़ से। वैसे ही हमारी बॉडीज़ रेजिस्टेंट हो जाती हैं इंसुलिन से अगर बार बार वो बढ़ता रहे। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो फैट को स्टोर करने के लिए और वज़न को बढ़ाने के काम आता है। अगर हम किसी भी पेशेंट को इंसुलिन दें तो रिलायबली उसका वज़न बढ़ता है। और जैसे कि जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन होता ही नहीं, अगर हम उनका इंसुलिन बंद कर दें तो वो वज़न लूज़ करते हैं और उनकी इनफैक्ट मौत हो जाती है बिना इंसुलिन के। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपका पैंक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन बनाता जाता है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रही। इंसुलिन का काम है शुगर को आपके ब्लड स्ट्रीम से सेल्स के अंदर लेकर जाना, मगर जैसे कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है वैसे आपका वज़न बढ़ता है। जब आप फास्ट करते हैं तो पहले आप अपना ब्लड स्ट्रीम के शुगर को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ग्लूकागॉन को यूज़ करेंगे जो आपके लिवर में स्टोर्ड होता है, उसके बाद आप थोड़े सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स को यूज़ करेंगे कॉल ग्लूकोनियोजेनेसिस, और 16-18 घंटे के बाद आप एक लाइपोलिसिस या फैट बर्निंग स्टेज तक पहुंचेंगे जिसमें आप कीटोसिस स्टेट में भी एंटर करते हैं बिकॉज ऑफ फैट बर्निंग। अगर आपका फास्ट 20 घंटे से आगे बढ़ता है तो कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी, मेटोफेजी, जिसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, बॉडी की प्रोटीन्स का रिसाइकलिंग होता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं थोड़े चीटिंग कर रहा था, अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाना, वाइफ की स्मूदी पीना, उससे मैं अपने फास्ट में डीप नहीं जा पा रहा था। जो फ़ायदे लेट फास्ट के होते हैं, फैट बर्निंग, ऑटोफेजी, जो 18-20 घंटे के बाद आते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। इनिशियली मुझे थोड़े हेडेक्स हुए जब मैंने फास्टिंग शुरू करी, मुझे पैरासीटामोल जैसी दवाई कुछ दिनों तक खानी पड़ी हेडेक्स के लिए, मगर जब मुझे हैबिट पड़ गई तब मुझे हेडेक्स भी होने बंद हो गए। इनफैक्ट जब आपको फास्टिंग की हैबिट पड़ जाती है तो आपको तो भूख लगनी भी बंद हो जाती है। जैसे कि अभी मैं 16 घंटे तक फास्ट कर चुका हूँ, 2 घंटे बचे हैं मेरे 18 घंटे के स्केड्यूल में, मगर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। ऐसी भी स्टडीज़ हैं कि जो आपका हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो ओवर टाइम कम होता है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फास्टर्स होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि जो आपके पेट में थोड़ी मरोड़ें आ रही हैं, जो आपका पेट थोड़ा टाइट फील कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को बर्न कर रही है। जब तक शुगर हमारे फ्रंट डोर से आता रहेगा, जब तक ग्रोसरी शॉपिंग हमारे फ्रंट डोर से दिन में 3 बार आती रहेगी, तो आपको कभी अपनी पैंट्री या अपने फ्रीज़र में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तभी देखना होगा आपको जब सामने के दरवाजे से कुछ खाना नहीं आएगा। मैं अभी फील कर रहा हूँ कि मेरा फैट बर्न हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में मेरा 6 किलोग्राम वज़न घटा है। जब मैं हॉलिडे से आया था और फिर मुझे कोविड-19 भी हुआ, उस टाइम से लेकर अब तक मेरा वज़न 77.9 किलोग्राम हो चुका है। जो मेरा यूनिवर्सिटी कॉलेज में वज़न था वो था 75 to 76 किलोग्राम्स। एक बार मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ जो मेरा वज़न लगभग 20-25 साल पहले था, तब मैं प्रॉबेबली अपनी फास्टिंग स्केड्यूल को थोड़ा रिलैक्स कर दूंगा। शायद मैं अभी 18-6 स्केड्यूल से एक 16-8 स्केड्यूल पे आ जाऊं। उस टाइम मैं अपने मेटाबॉलिक ब्लड प्रोफाइल भी अरेंज करूंगा और आगे जाके मैं एक फर्दर वीडियो भी करूंगा कि आपको क्या ब्लड टेस्ट करने चाहिए।
आप फास्टिंग के दौरान क्या ड्रिंक्स पी सकते हैं, आप सोच रहे होंगे। वैसे पानी तो आप पी ही सकते हैं, उसके अलावा और भी कुछ ड्रिंक्स हैं जैसे कि चाय जो हर्बल हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, मगर इसमें दूध, शक्कर, स्वीटनर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं जिसको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अपने पानी में जोड़ना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें अलाउड हैं क्योंकि इनमें कोई कैलोरीज नहीं है और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इनसे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा और आपका जो फास्ट है वो बैकवर्ड नहीं जाएगा। आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ेगा और आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलरली मिल पाए। इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ 1-to-1 कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करूँगा। इवेंचुअली जब लाइव स्ट्रीम होंगी उसमें भी मैं इंटरेक्ट करूँगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1-to-1 है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, अपने नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।